स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और इस वीडियो में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो करियर ऑप्शंस जो कि बायोलॉजी के सेक्टर में अवेलेबल हैं, खासकर उनके लिए जो बच्चे अभी जस्ट क्लास 12th पास आउट हुए हैं या फिर क्लास 12th में हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ सुटेबल करियर ऑप्शन, एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करें। ओके, इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग करियर ऑप्शंस को अलग अलग फील्ड में, ठीक है, जो कि 12th बायोलॉजी के बाद बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। 12th बायोलॉजी के बाद बच्चे जिस कोर्स में सेक्टर में जाना चाहें उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो आप जानेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर 12th बायोलॉजी। आप जानेंगे कि आपके जो 12th बायोलॉजी में उसके बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। आप एक्सप्लोर करेंगे उनके एडवांटेज, उस सेक्टर के जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके लिमिटेशंस और उसमें स्कोप क्या क्या है। ओके, और आप ये भी जानेंगे कि कोई भी करियर पाथ सेलेक्ट करने से पहले, कोई भी अपना करियर बनाने से पहले हमें किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, और अलग अलग सेक्टर जिसमें कि आप अपना एक करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो तो को लास्ट तक देखिए, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स जो कि करियर पाथ को चूज करने से पहले जानना चाहिए हमें। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपना इंटरेस्ट जो है उसको आप जानिए। आपका इंटरेस्ट किस में है? आपको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्या एक्साइट करता है? आप प्लांट्स के बारे में जानना ज्यादा पसंद करते हैं, आप एनिमल्स के बारे में ज्यादा जानकारी रखना पसंद करते हैं, या फिर ह्यूमन के बारे में जानना जानना चाहते हैं, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी जो कि बायोलॉजी के फील्ड में अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए। ओके, और ये भी बताइए कि उस इंटरेस्ट में जो एक्टिविटी है उसमें से कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे अच्छी लगती है। आपको लैब वर्क करना पसंद है, माइक्रोस्कोप के आगे बैठना, मशीन्स के आगे बैठना, या फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद है, खेती में जाना या फिर लोगों के बीच जाना, या फिर टीचिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि आप चीज़ों को याद अच्छे से रख पाते हो, या चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं। ओके, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका जो जिस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हो उसमें कोई डिमांड है या नहीं है, ठीक है, डिमांड है तो क्या है, कितनी है। सेकेंड थिंग, थर्ड है कि इवेल्युएट करियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, रिसर्च जॉब डिमांड, ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्टेबिलिटी इन ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो जॉब डिमांड है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है और जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कैसी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेडिकल सेक्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए मेडिकल फील्ड में, ठीक है। इसके बाद आप चौथी चीज चेक करिए, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है, क्या डिग्री आपको चाहिए, क्या सर्टिफिकेशन चाहिए उस करियर ऑप्शंस के लिए। जैसे कि एमबीबीएस सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक्सटेंसिव एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म कोर्स है मेडिकल फील्ड का। लेकिन उसी पैरामेडिकल फील्ड की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, ठीक है। आप जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको सबसे चीज़ जाननी होगी कि उसकी एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, ट्यूशन फीस कितनी जनरली लगती है और लिविंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप की क्या अवेलेबिलिटी है, और फाइनेंशियल एड्स अगर ज़रूरी हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, इसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो आप करियर पाथ सेलेक्ट करने जा रहे हो उसमें आपको 9 to 5 जॉब करनी अच्छी लगे। 9 to 5 जॉब को प्रेफर करोगे, आप फील्ड वर्क को प्रेफर करोगे, लैब वर्क को प्रेफर करोगे, या फिर हॉस्पिटल्स को प्रेफर करोगे, कहाँ पर आप जॉब करना ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो फिजिकल और मेंटल डिमांड्स हैं करियर की, उसको आपको जांचना परखना होगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर जाननी होगी कि किसी भी फील्ड में क्या फिजिकल डिमांड है, क्या मेंटल डिमांड है। जैसे कि मेडिकल लाइन में आपको काफ़ी लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ सकता है, काफ़ी लंबे टाइम तक भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, इधर से उधर दौड़ना पड़ सकता है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और कई बार
जो मेंटल स्ट्रेस से डॉक्टर गुजरते हैं वो भी आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च फ्यूचर ट्रेंड्स इन द फील्ड, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में क्या क्या फ्यूचर ट्रेंड्स है, क्या क्या ऐसी इमर्जिंग टेक्निक्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि उस फील्ड में आ रही है जिसमें आप मास्टरी कर सकते हो। ओके, जैसे कि बायोलॉजी की फील्ड की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड में है, उसके ट्रेंड्स हिसाब से बायो इन्फॉर्मेटिक्स और मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च सबसे ज़्यादा इस समय आगे चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका पैशन है और जो आपके प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चूज अ करियर यू आर पैशनेट अबाउट बट ऑल्सो इंश्योर इट ऑफर्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। हो सकता है आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि स्टेबिलिटी भी इसमें हो और ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। ग्रोथ भी आपको, ग्रोथ और स्टेबिलिटी का कोई करियर ऑप्शन दे रहा है तो आप उसी फील्ड में चले जाइए, ठीक है। इसके अलावा सीक गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ठीक है। जो प्रोफेसर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के लोगों से आपको बात करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो कंसल्ट विद टीचर्स, मेंटर्स और प्रोफेशनल्स इन योर डिजायर फील्ड फॉर इंसाइट एंड एडवाइस। कई बार ऐसा होता है कि कोई सेक्टर तुमको बाहर से बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसके अंदर वो उतना ही अंधेरा होता है, उतने ही गैप होते हैं, उतना ही कह सकते हैं कि चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं और हम उस करियर में घुसने के बाद हमें पछतावा होता है कि हमने ये करियर क्यों चूज़ किया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैव बैकअप ऑप्शंस, आपके पास कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शंस होना ही चाहिए, कोई ना कोई एक स्किल ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी फील्ड में आप करियर नहीं बना पा रहे हो तो आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। ऑलवेज हैव एन अल्टरनेटिव करियर प्लान इन केस योर फर्स्ट चॉइस डज नॉट वर्क आउट, प्लान भी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ओके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिसर्च थॉरली। आप चीज़ों को जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, डोंट रश, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। टेक टाइम टू अंडरस्टैंड ईच करियर पाथ एंड हाउ इट अलाइंस विद योर गोल, ठीक है। हर एक करियर पाथ के हर एक मूवमेंट को अच्छे से समझिए और ये जानिए कि कैसे आपके गोल के साथ अलाइन कर रहा है, ओके। बात करते हैं, सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। बायोलॉजी के फील्ड के लोगों के लिए है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में करियर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज है कि अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट प्लांट में है, ठीक है, क्रॉप्स में है, सॉइल्स में है, फर्टिलाइजर में है, इन सब चीजों में है, ठीक है, तो ये सेक्टर आपके लिए है। इस सेक्टर के एडवांटेज क्या है, ह्यूज डिमांड इन इंडिया ड्यू टू द एग्रेरियन इकोनॉमी। जो कृषि बेस्ड हमारा फील्ड है, कृषि क्षेत्र, उसमें काफी ज्यादा डिमांड होती है एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल्स की, ओके। अपॉर्चुनिटीज इन सस्टेनेबल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो सस्टेनेबल फार्मिंग है, ठीक है, जो नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आजकल इस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं, फार्मिंग, रिसर्च एंड एग्री बिजनेस। ये रिसर्च और एग्री बिजनेस के जितने भी फील्ड हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिमांडें आजकल बढ़ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। लिमिटेशंस इसके कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। मे रिक्वायर रूरल पोस्टिंग और आउटडोर वर्क, कभी कभी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग हो सकती है जो कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आउटडोर वर्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट एंड सॉइल। मौसम एक ऐसी चीज है जो कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी बरस रहा है कि नहीं, गर्मी कितनी ज्यादा है, ये सारी चीजों पर ही सक्सेस डिपेंड करता है, ओके। इनिशियल अर्निंग कैन बी मॉडेस्ट इन सम रोल्स। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग जो अर्निंग होती है एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कम होती है अक्सर, ठीक है, इसीलिए लोग अक्सर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आते हैं, ओके। स्कोप की अगर हम बात करें तो इसके जो ग्रोइंग फोकस है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी में इसके करियर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट बेस्ड एग्री बिजनेस, ठीक है, जो एक्सपोर्ट बेस्ड एग्री बिजनेस है उनमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसकी ग्लोबल डिमांड है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और कंसल्टेंट्स जितने भी हैं उनकी ग्लोबल डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एग्रीकल्चरल साइंस जो है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जो एग्रीकल्चर के ब्रांचेज हैं, इसमें आप अपना करियर बना सकते हो। और जो फ्यूचर ट्रेंड है इसका, ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग आजकल बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इसके सब स्कोप में आ रहे हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स इसकी जो हैं वो आजकल डिमांड में ज़्यादा चल रही हैं। बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर है कि इफ़ यू लव शेयरिंग नॉलेज, अगर आपको नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है, टीचिंग में बी योर पाथ,
टीचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक समय था जब टीचर्स की जो जॉब होती थी, जो सैलरी होती थी, वो बहुत ही लोअर होती, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ड्यू टू द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब टीचिंग भी एक बहुत ही अच्छा खासा करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो स्टेबल जॉब विद गुड वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्टेबल जॉब होती है। ठीक है, इस ये वन ऑफ द हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है हमारे सोसाइटी में, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी है कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर आवर नेशन। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू शेप यंग माइंड्स एंड इंस्पायर फ्यूचर प्रोफेशनल्स, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जो यंग माइंड है, जो न्यू कमर्स बच्चे हैं, उनको आप इंटरेक्ट करते हो, उनको बताते हो कि व्हाट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग टू चेंज द नेशन। ठीक है, और उनको इंस्पायर करते हो फ्यूचर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। लिमिटेशंस कुछ ज़्यादा है कि इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग, टीचिंग ऐसी फील्ड है आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनको जानते रहना है, और आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। ग्रोथ में भी स्लो इन ट्रेडिशनल एजुकेशनल, जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल रूल्स हैं उनमें काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है। ओके, इनकम इन अर्ली स्टेज में भी नॉट बी हाई, जो शुरुआती दौर है उसमें आपका इनकम ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। स्कोप की बात करें तो जो डिजिटल एजुकेटर्स हैं, जो डिजिटल एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा जो एडटेक प्लेटफॉर्म जो लाइक बाइजू की बात करें, अन अकेडमी की बात करें, इनको लेकर के ग्रोथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है जो टीचिंग प्रोफेशनल से जुड़े हुए लोग हैं। एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी टू टीच अब्रॉड और इन इंटरनेशनल स्कूल्स, जो अब्रॉड के स्कूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनमें आपको टीचिंग की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जो स्कूल टीचिंग, स्कूल लेवल की टीचिंग होती है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि आपको बीएससी बायोलॉजी है या फिर रिलेटेड फील्ड्स हैं, उनमें आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना पड़ता है, फिर आपको स्कूल टीचिंग की जॉब मिल सकती है। हायर एजुकेशन की बात करें तो आपको एमएससी करना पड़ता है, पीएचडी करना पड़ता है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के टीचिंग होती है। या फिर एडटेक की अगर हम बात करें, जो ऑनलाइन आपको अपना एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करना होता है, और कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं बाइजू और अनअकैडमी टाइप के, जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो आने वाला फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है। ऑनलाइन एजुकेशन सबसे ज़्यादा मार्केट में आजकल बढ़ रही है। इसके अलावा एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवाते हैं, आपके इंटरेस्ट और आपके स्कोप से और आपके लर्निंग एबिलिटीज के अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पर डिज़ाइन की जाती हैं। और जो ब्लेंडेड टीचिंग मेथड्स हैं, हाइब्रिड टीचिंग मेथड्स हैं, वो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर का ट्रेंड भी इन्हीं का है। ओके, बात करते हैं मेडिकल सेक्टर में क्या क्या करियर हैं। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट लोगों को ट्रीट करने में, उनको क्योर करने में है, तो मेडिकल सेक्टर आपके लिए है। ठीक है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी फ्लॉप नहीं होता, क्योंकि जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनकी हमेशा डिमांड रहती है, और ये हमें बहुत ही प्रेस्टिजियस और वेल पेड करियर ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है, रिसर्च है, स्पेशलाइजेशन है, हमेशा एक अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो रिक्वायर्स रिगरस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो बहुत ही रिगरस एजुकेशन है, मन लगा के इसमें पढ़ाई करना, काफ़ी ज़्यादा परिश्रम वाली पढ़ाई करना इसमें होता है, और ट्रेनिंग एक दी जाती है। ठीक है, जैसे कि जो आप एमबीबीएस या बीडीएस के कोर्सेज जो 5 से 8 साल तक ले लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं इसमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फील्ड में एंट्री लेने के लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे नीट हो गया, वो क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, स्कोप की बात करें तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड, ग्लोबली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, कुछ ऐसे इमरजेंसी फील्ड्स हैं जैसे कि टेलीमेडिसिन है, रोबोटिक सर्जरीज हैं। ठीक है, इसमें भी ग्लोबल डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जाती है जो इस हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप एक डॉक्टर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मन से एमबीबीएस हो या बीएएमएस या फिर बीएचएमएस हो गया, जिसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा फिर बीडीएस हो गए, जो कि आपका जो ओरल हेल्थ है या फिर जो दांतों से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए, और वेटरनरी साइंस जो कि एनिमल्स को केयर करने के लिए। और अगर आप ड्रग डेवलपमेंट और मेडिसिन के साथ काम करना चाहते हैं तो बी फार्मा के सेक्टर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, जो फ्यूचर का ट्रेंड्स है वो है टेलीमेडिसिन का, एआई, हेल्थ केयर में एआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, मीन्स ऐसे मेडिकेशंस जो पर्टिकुलर पर्सन के जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं उनका।
बात करें पैरामेडिकल सेक्टर की, ठीक है, ये पैरामेडिकल सेक्टर समझ लीजिए कि मेडिकल फील्ड जो है उसके असिस्टेंट के तौर पे एक सेक्टर होता है। इफ यू प्रेफर असिस्टिंग इन हेल्थ केयर, दिस इज द आइडियल। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को असिस्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट सेक्टर है। इसके एडवांटेज क्या है कि जो पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी हमेशा हाई डिमांड रहती है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में, ठीक है, और इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो एमबीबीएस से काफी कम होता है, बहुत छोटा होता है। और जो अलग अलग स्पेशलिटीज हैं जैसे कि आपका रेडियोलॉजी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको काम करने के लिए। ओके, लिमिटेशंस की बात करें तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। इसके अलावा जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं या फिर जो एडवांस डिग्री हैं वो कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती हैं इसके लिए। और जो शिफ्ट वर्क होते हैं कई बार वो किए जाते हैं कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट भी करना पड़ता है, आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, वीकेंड्स पर भी आपको चीज़ें अटेंड करनी पड़ सकती हैं, तो इसमें शिफ्टिंग की भी प्रॉब्लम होती है। स्कोप की बात करें तो हमेशा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है, तो इसमें भी एक अच्छा आपके पास स्कोप हो सकता है अगर आप पैरामेडिकल सेक्टर में हैं तो, ठीक है। जो हमारे सबसे ज़्यादा बात करें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, दोनों में डिमांड लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है। और ग्रोथ इन टेली हेल्थ एंड रिमोट डायग्नोस्टिक सेंटर, जो टेली हेल्थ सर्विसेज हैं या फिर जो रिमोट डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उनकी में हमेशा आजकल ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा नर्सिंग, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल के और जो केयर फैसिलिटीज हैं वहाँ के लिए होती है, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, जो कि लैब सैंपल्स को एनालाइज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल इमेजिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं, एंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ठीक है, जो फिजिकल थेरेपी के थ्रू पेशेंट्स को केयर करते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो स्पेशलाइज्ड पैरामेडिकल फील्ड्स में कुछ, ठीक है, जिसमें कि रोबोटिक असिस्टेंट को भी आजकल इंक्लूड किया जा रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में, एंड एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स। आजकल एआई को भी या फिर फ्यूचर में भी एआई को भी इंक्लूड किया जा सकता है डायग्नोसिस में। ओके, बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर है, अगर आप को जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स तीन फील्ड ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। लिमिटेशंस की बात करें तो एक रिपीटेटिव वर्क हो सकता है जिसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है, फैक्ट्री सेटिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन का टारगेट है उसको अचीव करने का एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। एडिशनली इट रिक्वायर्स कंसल्टेंट अपग्रेडिंग ऑफ स्किल्स विद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है आपको भी स्किल्स को अपग्रेड करने का एक प्रेशर बना रहता है, तो आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। स्कोप की बात करें तो कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही हो रहा है। बायोटेक और फार्मा की जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और ग्लोबल डिमांड जो है वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट की और बायो प्रोडक्ट डेवलपर्स की लगातार बढ़ती जा रही है। और जो न्यूट्रोक्लेट्स हैं जो कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपकी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में हम वैक्सीन और एंजाइम और बायो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको जो न्यूट्रिशियस और सेफ फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल कराना पड़ सकता है। इसके अलावा जो फार्मा के फील्ड्स हैं आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के फील्ड में काम करना पड़ सकता है। तो फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करें तो सस्टेनेबल पैकेजिंग एक आपका फ्यूचर हो सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सिंथेटिक बायोलॉजी, ये तीन ऐसे फील्ड्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल एरिया को सबसे ज़्यादा इंक्लूड करती हैं। ओके, बात करें रिसर्च सेक्टर की। रिसर्च सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, समथिंग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए हो सकती है। ओके, तो जो साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हैं उनमें अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये आपका पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो, ठीक है, और आपका जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। एक हाई रिस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है जो कि आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उनको जब आप सॉल्व करते हो तो, ठीक, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब है
हमारे सोसाइटी में। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें जो एडवांस डिग्रीज हैं, जैसे आपका एमएससी हुआ, पीएचडी हुआ, आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस डिग्रीज के लिए चाहिए होती है। और जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो कभी कभी सालों ले लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। और जो फंडिंग और जॉब की अवेलेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होती है। कई बार आपको जो जॉब मिलती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दावेदार, काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटी भी कम होती है। स्कोप की बात करें तो जो बायोमेडिकल रिसर्च है, जीनोमिक्स है, प्रोटियोमिक्स है, इनमें एक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल रिसर्च है उसकी सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड रहती है हमेशा। ठीक है, बात करते हैं एकेडेमिया में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और प्राइवेट R&D लैब्स हैं, उनमें हमेशा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। ठीक है, बायोमेडिकल रिसर्च अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप डिजीज और ट्रीटमेंट के डेवलपमेंट पर काम करते हैं। इन्वायरमेंट रिसर्च की बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी है और सस्टेनेबिलिटी है इस पर आप वर्क करते हो। और जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स की बात करें तो आप जीन की, प्रोटीन की, उससे रिलेटेड जो मेडिकल और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हैं उनके, उन पर आप काम करते हैं। ओके, और जो फ्यूचर है कि AI इन रिसर्च, जीन एडिटिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशंस, ये 3 फील्ड ऐसे हैं जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स में हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में काम होने वाला है। ओके, बात करते हैं IT सेक्टर में करियर की। जी हाँ, 12th बायोलॉजी करने के बाद IT सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इफ़ यू आर फैसिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है और इसका बायोलॉजी में एप्लीकेशन आपको अच्छा लगता है, IT इज ए प्रॉमिसिंग करियर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बात करें कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, तो यह एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, स्पेशली फॉर दोज विद एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स, जिनके पास एडवांस टेक्निकल स्किल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हाई सैलरी होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद इंडिसिप्लिनरी फील्ड लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड AI इन मेडिसिन, जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं। ठीक है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है या फिर AI की बात करें मेडिसिन में, ठीक है, उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। लिमिटेशंस की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कई कई बार आपको प्रोग्रामिंग की और कोडिंग की नॉलेज इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, कैन बी मेंटली डिमांडिंग एंड मे रिक्वायर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। ये जो कोडिंग की चीज़ें हैं या फिर ये मेडिकल प्रोग्रामिंग की चीज़ें कभी कभी हाई मेंटल प्रेशर लेती हैं, हाई मेंटल इसके लिए डिमांडिंग होती हैं और ये लंबा लंबा वक्त ले लेती है, काफ़ी लंबे समय तक इन पर काम करना पड़ सकता है। ओके, कंटिन्यूअल लर्निंग एंड अडॉप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी। इसमें आपको लगातार नई नई चीज़ें सीखनी पड़ सकती हैं। आपको हमेशा जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसके लिए आपको अपडेट करना पड़ता है, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। स्कोप की बात करें तो जो AI है, मशीन लर्निंग है, उसका बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग एप्लीकेशन होने वाला है, जो स्पेशली इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोमिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीनोमिक्स एक ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें AI का सबसे ज़्यादा यूज फ्यूचर ट्रेंड में होने वाला है। इसमें फील्ड बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनमें अपॉर्चुनिटी, जो रिसर्च लैब हैं और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक, और AI स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बायोलॉजी में डिमांडिंग लगातार बढ़ती जा रही हैं। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, जिसमें कि आप बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हो अपने कंप्यूटेशनल मेथड से। हेल्थ IT की बात करें तो जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के लिए, वो उसमें उस फील्ड में आप जा सकते हो। एंड AI एंड मशीन लर्निंग इन हेल्थ केयर, जिसमें कि आप प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम और डायग्नोस्टिक्स पर काम करते हो। जो फ्यूचर ट्रेंड है वो क्या है? AI इन हेल्थ केयर, मशीन लर्निंग फॉर डिजीज प्रेडिक्शन एंड टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बायोलॉजिकल फील्ड में। ओके, एज अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि जो 12th बायोलॉजी है इसके बाद के जो करियर ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट एंड डाइवर्स हैं। कई सारे तरह के करियर ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, रिसर्च हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो उसमें बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं। और हर फील्ड का अपना एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है, यूनिक ग्रोथ होती है, लर्निंग होती है, सक्सेस होती है, एडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। आपको उन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। ओके, द की टू मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लाई इन अंडरस्टैंडिंग योर ओन इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। सबसे ज़्यादा आप किसी भी फील्ड में करियर बनाने जाओ तो ये आज चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका अपना खुद का इंटरेस्ट क्या है, आपकी
स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, किसी भी फील्ड में आप सबसे पहले स्कोप को कंसीडर करिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर करिए, और जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं हर सेक्टर के उसको कंसीडर करिए, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रैक्टिकलिटी है, जो रियलिटी है, उसको अपने पैशंस के साथ मर्ज करके तब डिसीजन लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके, रिमेंबर टू रिसर्च थॉरली। हमेशा इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो चीज़ों में आप करियर बनाते हैं उसके बारे में काफ़ी लंबा आप रिसर्च कीजिए, लोगों से बात करिए, सीक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स, जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो उस ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर चुके हैं, उनसे बात कीजिए। एंड ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन इन योर केस, योर फर्स्ट चॉइस नॉट वर्क। हो सकता है कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत हो, इसलिए अपने हमेशा अपने पास एक प्लान बी रखिए। ये कई लोग ये गलती कर देते हैं कि उनके पास प्लान बी नहीं होता है और वो बाद में बहुत पछताते हैं। ठीक है, योर करियर इज अ जर्नी एंड थॉटफुल प्लानिंग कैन हेल्प यू फाइंडिंग फुलफिलमेंट एंड सक्सेस इन वॉट एवर पाथ यू चूज। जो करियर आप बनाना चाह रहे हो वो एक जर्नी है, और अगर आप इसको अच्छे से प्लानिंग करके इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके ये जर्नी, आप अपने करियर को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ, अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज करते हैं। ओके, द राइट करियर डिसीजन विल नॉट ओनली शेप अप योर प्रोफेशनल लाइफ but also led to personal satisfaction, growth and the chance to contribute to society in meaningful ways. ओके, और ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपने करियर प्लानिंग सही की, आपने सही करियर चूज किया, तो आप पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए 10 चूज योर करियर वाइजली, इसलिए अपना करियर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझकर सिलेक्ट करिए, इन पॉइंट्स को कंसीडर करके, जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा याद रखिए, बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।